हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं लर्न एट द रेट अंकित। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट किस तरह से बनाते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि शॉर्ट नोट किस तरह से बनाते हैं, उसमें किन चीज़ों को ऐड करनी चाहिए, किन चीज़ों को ऐड नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी डाटा को ऐड कर देते हैं कि उनका एक फुल नोट्स बन जाता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है। मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बनाने से पहले मैंने एक प्री के क्वेश्चन को ट्रेंड एनालिसिस किया है। जितने भी यूपी पीएससीएस एंड यूपीएससी के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस किया है ईयर वाइज। मैंने 2021 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चन को ट्रेंड एनालिसिस किया है, उसके बाद में अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है। तो आप लोग ट्रेंड एनालिसिस पहले देख लीजिए कि किस तरह से मैंने किया है। ये आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है, इसमें प्री के क्वेश्चन यहाँ पर एक ट्रेंड एनालिसिस करके लिख दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि 2021 में जितने भी यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन टॉपिक को यहाँ पर नोट कर लिया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते थे, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए ट्रेंड एनालिसिस करके अपने नोट्स के फ्रंट पेज पर इसको ऐड किया है कि जब मैं अपना नोट्स रिवाइज करूँगा तो मैं पहले इसको रिवाइज कर लूँगा, उसके बाद में नोट्स की सारी चीज़ों को रिवाइज करूँगा। तो 2021 में इतने टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस करके नोट कर लिया है। इसके बाद में 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनको नोट किया है। ये 2021 का डाटा था, ये 2018 का है। यहाँ पर नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य, इससे सबसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने इनको यहाँ पर नोट किया है। 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैंने यहाँ पर नोट किया है। इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन बनते थे, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर एरो लगाकर बनाया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि सभी लोगों का किसी एक का नोट्स सभी लोगों के समझ में नहीं आता है। तो मैंने अपना नोट्स इस तरह से बनाया है। आप किस तरह से बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। तो ये 2016 का है, ये 2015 का है, ये 2014 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 2014 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो मैंने उनको यहाँ पर नोट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैच आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाएं से, शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद में 2013 का ये है, कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। ये है 2012 का, कितने भी टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनको यहाँ पर एक ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर मैंने उनको ऐड कर लिया है। 2012 में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 में जैन मात्र 2 ही टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने इनके नोट करने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि जब मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूँगा तो पहले मैं इन क्वेश्चन को देखूँगा, ताकि उन टॉपिक को पढ़ते हुए मेरा ध्यान इस टॉपिक पर ज़्यादा जाए। क्योंकि मैं अगर ये 2-3 बार पढ़े रहूँगा तो जब मैं उन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को रिवाइज करूँगा तो उन चीज़ों पर मेरा ध्यान अधिक जाएगा, क्योंकि इससे इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये इस तरह के मैंने अपने पहले यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने अपना लिख लिया है क्वेश्चन को, किस तरह से हमको आगे की रणनीति बनानी है, आगे के किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इससे अगर आपके इतने टॉपिक क्लियर रहेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। मान लो जनजातीय भाषा संस्कृति से कोई क्वेश्चन आया है, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आपको थोड़ा बहुत गेस तो लगेगा ना कि चलो इस तरह से मैंने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। बाकी देखिए, आप इतने बड़े एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा डीप क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। अगर जब मान लो यूपी पीसीएस में तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा आसान होता है। यूपीएससी में आप जाते हो तो थोड़ा डीप में आपको पूछता हो, जायज़ भी बनता है, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर वो पूछेंगे। तो अगर आप मान लो इन सब टॉपिक, मान लो 2021 से लेकर और 2011 तक एक मोटा मोटा मानकर चलो, मान लो 10 टॉपिक आपकी तैयार है। अगर 10 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये यहाँ तक 2011 तक ट्रेंड एनालिसिस ये था। फिर वहाँ पर आपने देखा कि मैंने ट्रेंड एनालिसिस क्वेश्चन को किस तरह से किया था। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या कौन कौन सी है। मैंने इन क्वेश्चन मैंने 2021 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चन को नोट किया है। उसके बाद में मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने ऐड डाउन किया है। उसके बाद मैंने लिखा है कि किस सोर्स को हमें किस टॉपिक में अप्लाई करना है, क्योंकि सोर्स इतने सारे हैं, आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने होते हैं प्री के एग्जाम। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्री के एग्जाम से पहले इतने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करते होंगे। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होगा तो आपको लिए मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा आपको।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में अलग अलग भागों में नोट कर लिया कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने किस तरह के काफ़ी, मान लो आप कोचिंग में कोई पढ़ते हैं, अगर आपको कोई सर सोर्स वगैरह बताते हैं, अगर आप नोट नहीं किए रहते हो तो भूल जाते हो, बाद में आपको परेशानी होती है कि हमें किस टॉपिक में कौन सा सोर्स पढ़ना है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो पहला धर्म एवं दर्शन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जैन बौद्ध वैदिक धर्म, त्योहार के लिए मैंने यहाँ पर बगल में करके एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया की बुक ऐड की है। इसके बाद में मैंने चैप्टर 13, 14, 16, 20 और एक भक्ति सूफी परिशिष्ट नंबर 2 को मैंने ऐड कर लिया है कि हमें, जब मैं ये टॉपिक रिवाइज करूँगा, मान लो मैंने पहली टॉपिक में रिवाइज कर रहा हूँ, धर्म एवं दर्शन पढ़ रहा हूँ, तो मैं पहले एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, जितने भी तथ्य मिलेंगे उनको मैं किसी पेज में नोट कर लूँगा। उसके बाद में नितिन सिंघानिया के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि इतनी मोटी बुक होती है, आप एग्जाम के टाइम पर नहीं रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में ये है वास्तुकला एवं मूर्तिकला, ठीक। इसके बाद में इसमें हमें क्या क्या ऐड डाउन करना है, इसमें हमें 12th की एनसीईआरटी ऐड करनी है, आर्ट एंड कल्चर की। फिर चित्रकला के लिए हमें क्या पढ़ना है, नितिन सिंघानिया का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। फिर है उसके बाद में संगीत एवं नृत्य के लिए हमें क्या पढ़ना है, नितिन सिंघानिया का चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ना है। तो ये जब सोर्स आप एक ट्रेंड एनालिसिस करके इस तरह के आप सोर्स लिखे रहोगे, तो आपकी अगर कोई टॉपिक है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर साहित्य के लिए क्या पढ़ना है, नितिन सिंघानिया के चैप्टर नंबर 15 में है। तो अगर आप इस तरह के अगर आपके माइंड में इस तरह की इमेज बनेगी, मान लो साहित्य से कोई क्वेश्चन आया, अगर आप 2-3 बार पढ़े हुए हो, तो अगर आपके माइंड में कोई इस तरह की इमेज बनती है कि चैप्टर नंबर 15 में ये साहित्य को इस तरह से लिखा गया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अगर आपकी माइंड मेकिंग सही है तो। उसके बाद में जीआई टैग है, मार्शल आर्ट्स है, कला एवं संस्कृति है। उसके लिए यहाँ कला एवं संस्कृति के लिए आपको जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे मैगजीन आती हैं, आपको उनसे इनको कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स हों, उनसे कला एवं संस्कृति को जोड़कर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके सोर्स, कब कौन सा सोर्स कहाँ पर हमको पढ़ना है। अगर आप इस तरह से तैयार कर रहोगे तो आपको, अब चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक का मैंने किस तरह से नोट्स बनाया है आर्ट एंड कल्चर का। अभी है टॉपिक नंबर 1, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। इसमें हमें किस तरह से नोट्स बनाना, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नोट्स किस तरह से बनाना है। मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन पहले एनालिसिस करना बताया कि किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि कब कौन सा सोर्स कहाँ पर किस शेप क्या क्या पढ़ने के लिए कौन सा सोर्स आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र, टॉपिक नंबर 1 है। मैंने इसको किस तरह से बनाया है, अभी मेरा शॉर्ट नोट सिर्फ प्री के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी है। अगर मान लो शैल चित्र से कोई वो आता है क्वेश्चन मेंस में भी, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको इतने सारे, मैंने देखिए एक मैप ड्रा किया है एक पेज पर, उसके बाद में जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल, मतलब जहाँ कहाँ कहाँ पर कौन से स्थान है, मैंने उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। नोट करने के बाद में मैं अगर आप मेंस में लिखोगे, तो अगर आपको मान लो मेंस लिखते समय, मान लो यही इसी क्वेश्चन का आप लोग मेंस लिख रहे हो, तो अगर आप उसमें 3-4 भी स्थल आपको याद हो सकते हैं कि यहाँ पर शैलचित्र इस तरह का था, यहाँ पर शैलचित्र इस तरह का था, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इनको पूरा आता है, तो आपको नंबर मिलने के काफ़ी ज़्यादा 100% चांस हो जाते हैं। तो ये रहा प्रागैतिहासिक, ये मेंस के लिए भी है, प्री के लिए नहीं। अगर मान लो प्री में कोई इस तरह का क्वेश्चन शैल चित्र से कोई पूछा जाता है, अगर आपके माइंड में एक मैप याद आ जाता है उस समय, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतना आप जो मान लो शॉर्ट में आप पढ़ रहे हो, अगर आप यही पहले आप डिटेल में पढ़े ही रहोगे, अगर आपका बेसिक वहाँ पर एग्जाम में क्लियर रहता है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप नितिन सिंघानिया पढ़े रहोगे, बाकी और बुक्स पढ़े रहोगे, तो कोई इतनी डिफिकल्टीज आपको नहीं होगी। अगर आपके माइंड में इस तरह का मैप वहाँ पर आप बना लेते हो कि चलो हाँ, मेरे नोट्स में इस तरह का मैप था, और मैं अपने वही एज्यूम कर लेता हूँ कि इस तरह का यह स्थल यहाँ पर इस तरह का हो सकता है शैल चित्र। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेंगी। तो ये एक पेज में प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है जितने भी, जिनके मैंने नोट्स एक पेज में बनाया है कि कहाँ पर किस तरह के शैल चित्र पाए जाते थे। फिर है उत्तर पूर्व पाषाण काल। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 में ही उत्तर पूर्व पाषाण काल भी कवर हो जाएगा। उत्तर पूर्व पाषाण काल में जितने भी जानवर और जिस तरह के चित्र वगैरह थे, मैंने उनको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, मैंने उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए यहाँ एक पेज में प्रागैतिहासिक काल और उत्तर पूर्व पाषाण कंप्लीट होता है। उसके बाद में नवपाषाण काल पर आप लोग आते हैं। ये भी देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया है, कहाँ पर किस तरह के चित्र पाए जाते थे, कहाँ पर किसकी क्या विशेषता थी, किस जानवर के चित्र पाए जाते थे, किस किस के चित्र पाए जाते थे, मैंने सिर्फ उनको नोट कर लिया है एक एक
एक एक वर्ड में। अगर आप इस तरह के नोट करते रहोगे, अगर आप पढ़े हुए हो तो आपके माइंड में, अगर आपको इस पर 15-20 लाइन लिखनी हो, 50-60 वर्ड, तो बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने नवपाषाण काल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने उनको नोट कर दिया है। अब ये दो टॉपिक मेरे कितने 2 पेज में कवर हो गए। अब ये सिंधु घाटी की जो महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर मैंने एक मैप ड्रा है। मैप से आपको अनुमान लग जाएगा, अगर आपको एग्जाम के समय मैप ही याद आ जाता है तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखिए यहाँ पर उसकी क्या विशेषताएं थी, यहाँ पर जो मैप है, मैप के बाद इसमें विशेषताएं किस तरह के क्या थे। तो इस तरह के अगर आप पीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये नोट्स करेगा। आप किसी भी कोई भी एग्जाम देते हो हाई लेवल का, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एक पेज में सिंधु घाटी सभ्यता की ये मुद्राएं, मोहरें, मूर्तियाँ, उसके बाद में ऊपर विशेषताएं हैं, इस तरह की चीज़ों को ऐड करना है। देखिए 2 पेज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको मैंने नोट कर दिया है। फिर शब्दावली, जो इंपॉर्टेंट शब्दावली थी, सब एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। तो इस तरह के जैसे मान लो वल्लभी नागर शैली मंदिरों की एक श्रेणी है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर मैंने नोट्स में नोट है ऑलरेडी। अगर मैं 2-3 बार रिवाइज करूँगा, अगर ये शब्द आता है, मैं 2-3 बार अगर नोट्स को अच्छे से रिवाइज करूँगा, अगर ये शब्द मेरे एग्जाम में आता है तो इसका मतलब मैं वहाँ पर गेस कर सकता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं, ये होता है। ठीक, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट शब्द थे मैंने उनको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद में देखिए मौर्यकालीन, चौथा पेज अभी चल रहा है, मौर्यकाल पर हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पर एक मैप ड्रा हुआ है, यहाँ पर शायद फिल नहीं किया गया है। देखिए हैंड राइटिंग सही नहीं है थोड़ी, क्योंकि जल्दी में नोट्स ये बनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने को कोशिश की गई है। ये मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मथुरा और गंधार शैली को कंपेयर किया गया है, क्योंकि बीते कुछ सालों से मथुरा शैली एंड गंधार शैली मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड प्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लगातार इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं एग्जाम में। तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट में कुछ बस कीवर्ड मैंने नोट किया है। कीवर्ड मैंने कुछ यहाँ पर नोट कर दिया, कुछ इसके बारे में यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। तो इस तरह से आपको, अगर आपका एग्जाम मान लो 2-3 दिन समय मिल जाता है रिवाइज करने के लिए, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, और थोड़ा इतना प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर सिचुएशन को आपको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए नोट्स काफ़ी ज़्यादा, शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक जो थे उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस तरह की मैंने नोट की हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से कहाँ पर कौन सी बौद्ध प्रतिमाएँ थी। ये पश्चिम भारतीय गुफाएं जो थी, मैंने हैंड राइटिंग हो सकता हो आपको समझ में ना आती हो, लेकिन आप किसी का शॉर्ट नोट्स देखोगे तो इसी तरह को मिलेंगे। अभी इस पर 2-3 बार अगर रिवाइज नहीं किया गया है, नहीं तो इस पर हाईलाइटर लगा होता, तो उससे चीज़ें आपको और क्लियर होती। ये देखिए अजंता और एलोरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अजंता एलोरा वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, कई बार क्वेश्चन प्रीवियस से रिवाइज हुआ है। देखिए यहाँ पर जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर नोट डाउन है। अगर आपको इसमें से 2-3 बातें भी ध्यान रहती हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अजंता से आता है, अगर 2-3 बातें ध्यान रखती हैं तो प्री का क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा एलोरा में। उसके बाद में अगर मान लो मेंस में पूछ लेता है अजंता एंड एलोरा को में अंतर बताइए, तो अभी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से एरो लगाकर किस तरह की नोट्स बनाया गया है। अभी मात्र 5-6 पेज हुआ है बस। ये सांची का स्तूप, तो बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ पर किस तरह की थी, वो इस तरह की नोट्स। देखिए भित्ति चित्र के उदाहरण, भित्ति चित्र वहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है। देख लिए भित्ति चित्र के उदाहरण, इस तरह के चित्र हो सकते हैं। भित्ति चित्र इंपॉर्टेंट भी है, लगातार क्वेश्चन आते भी हैं इससे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखोगे, बीते 2-3 सालों में भित्ति चित्र से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये परवर्ती भित्ति चित्र की परंपराएं किस तरह के, देखिए किस तरह से कहाँ पर किस शासक ने किस तरह का बनवाया था, किस तरह कहाँ पर किस महल में किस तरह के भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया था, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आसानी से लिखा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये केरल के भित्ति चित्र हैं। देखो एक भित्ति चित्र था जो अलग अलग राज्यों में किस तरह का था। अब यहाँ देख लें बदामी, कर्नाटक में बदामी जो वहाँ से के शासक थे, किस तरह का, पल्लव एवं पांडवों के समय भित्ति चित्र किस तरह का था।
पनामलई देवी चित्र और बृहदेश्वर मंदिर में प्रयोग किया गया था। विजयनगर देखिए भित्ति चित्र के पास त्रिपुराकुलम तमिल है, विरूपाक्ष मंदिर है, हम्पी, रामायण महाभारत, विष्णु भित्ति चित्र। मतलब अभी देखिए यहाँ पर इस तरह का लिखा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, किस तरह से इतना शॉर्ट में कैसे कोई बना सकता है। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर होता है वो इसी तरह का नोट्स बनाएंगे कि एग्जाम में उनको, अब मान लो उनको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। मान लो उनको इतना ही याद रहता है, एक लाइन ही याद रहती है, तो उनको उनका बेसिक क्लियर है तो बड़े आराम से 100-150 वर्ड लिख सकते हैं इस पर। फिर 17वीं-18वीं शताब्दी में भित्ति चित्र किस तरह के थे। फिर केरल के भित्ति चित्र, तो इस तरह से मतलब अलग अलग राज्यों में किस तरह के भित्ति चित्र थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला, ये देखिए दक्षिण भारत के हैं ये भारत में मंदिर स्थापत्य कला। अब देखिए पहले एक मैप पर ये सब मंदिर को ड्रा किया गया है, उसके बाद में यहाँ पर एरो लगाकर उनके जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर कोई भी मंदिर पूछा जाता है, अगर आपको इस मैप में इतना थोड़ा बहुत ध्यान है, मान लो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप ये मैप बनाकर 2-3 मंदिर का नाम अगर आप हाईलाइट कर देते हो दक्षिण भारत के, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व है। अगर मान लो कोई किस नदी के पास में कौन सा मंदिर पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी सॉल्व होते हैं, उससे नहीं सॉल्व होते हैं। ये नोट्स बनाया गया है लेकिन 2-3 बार अच्छे से बुक्स को रिवाइज करने के बाद में बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। देखिए मैप पर जितने भी मंदिर हैं, अब इससे आपको पता लगेगा कि ये मंदिर यहाँ पर है, ये मंदिर यहाँ पर है, ये मंदिर यहाँ पर है, इसकी ये विशेषताएं, इसकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आसानी से, कोई इतनी डिफिकल्ट। और यूपीएससी जाहिर सी बात है, अभी इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात हो थोड़ा डीप में तो पूछेगा। भारत मंदिर शैली की किस तरह की विशेषताएं थी, देखिए शैली किस तरह की प्रयोग होती थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। अब इसके क्या उदाहरण थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह के मंदिर, कहाँ पर कौन सी शैली, किस मंदिर में किस स्थान पर किस शैली का किस तरह का प्रयोग होता था, उनको यहाँ पर एक शॉर्ट नोट में दर्शाया गया है। तो ये देखिए मध्य भारतीय मंदिर में किस तरह की चीज़ों को प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उनको यहाँ पर लिखा गया है। देखिए मुश्किल से एक पेज में है, पूरा एक पेज से ज़्यादा नहीं है, एक पेज में पूरा मंदिर के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इसे समराइज करोगे तो कम से कम 5-6 पेज में बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सिर्फ यहाँ पर ये मध्य भारतीय मंदिर हैं, कहाँ पर किस तरह से किस चीज़ का प्रयोग होता था, वहाँ पर उनकी क्या विशेषताएं थी, किस तरह की शैली का प्रयोग होता था। यहाँ 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो की 10वीं शताब्दी की मंदिर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मंदिर वनडे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी यूपीपीसी। अब यहाँ पर आप लोग पश्चिम भारत के मंदिर पर आ गए हैं। पश्चिम भारत में किस तरह की विशेषताएं थी, गुजरात, राजस्थान बलुआ पत्थर, धूसर स्लेटी वाले बेसाल्ट एवं सफ़ेद संगमरमर के बने होते थे। माउंट आबू एवं रणकपुरा जैन मंदिर राजस्थान कहाँ पर किस तरह से है, 10वीं-12वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर का सूर्य मंदिर। तो इस तरह से आप किस शासक ने बनवाया, यहाँ पर देखिए पैगोड़ा। मतलब अभी समझ में हो सकता हो आप लोगों को ना आए, पर अगर आप 2-3 बार इस तरह की चीज़ों को पढ़े रहेंगे तब आप इस नोट्स बनाओगे शॉर्ट, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, ये पूर्वी भारत के। अब देखिए पूर्वी भारत एक पेज में कवर हो गया है, अभी मुश्किल से 8-9 पेज हुआ होगा। द्रविड़ एवं दक्षिण भारतीय शैली की क्या विशेषताएं थी, 4 दीवारी थी, मंडप, गर्भगृह के ऊपर विमान होता था, बीच में प्रवेश द्वार होता था, तो मीनाक्षी मंदिर। तो इस तरह के चीज़ों को देखिए एक पेज में कितनी चीज़ों को कम से कम जगह में किस चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की गई है। ये है, ये देखिए बौद्ध एवं जैन वास्तुकला की प्रगति। तो ये देखिए कितनी शॉर्ट में भारतीय कांस्य प्रतिमाएं किसके समय में कब क्या बनाया गया था, तो इस तरह की ये है। देखिए कितने शॉर्ट में चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की गई है, कहाँ पर किस तरह के क्या थे। ये है चित्रकला, भारतीय चित्रकला, भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला। देखिए क्या विशेषताएं होती थी इनकी, किस तरह से चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की गई है, किसके समय कब कौन सा चित्र बना था। देखिए इस तरह से चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की गई है। इन सबसे लगातार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये लघु चित्रकला किसके समय, अभी मुगल काल से संबंधित है, जितने भी ये सब शैली आ रही हैं ये सब मुगल काल से संबंधित थे। ये चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ, और क्षेत्रीय कौन से क्षेत्र में किस तरह की शैली प्रचलित थी, वहाँ पर देखिए कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, राजस्थानी शैली। ये दक्षिण भारत चित्रकला, तंजौर चित्रकला के स्वर्णम लेपन, मैसूर चित्रकला। इस तरह की चीज़ों को कितने शॉर्ट में किस तरह से अरेंज करने की कोशिश की गई है। ये बिरली चित्रकारी थंका, ये देखिए
ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य। अब देखिए भारतीय संस्कृत संगीत आ गया है। भारतीय संस्कृत में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर शास्त्रीय नृत्य थे, उनको यहाँ पर संगीत थे। किस हिंदुस्तानी कर्नाटक एक दूसरे को कंपेयर किया गया है, ये देखिए क्या अंतर था, किस तरह की देखिए इस मतलब कितने कम पेज में किस तरह से ज़्यादा चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।